बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 500 रुपये लीटर हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत। जो पेट्रोल है इससे पहले इन्होंने बढ़ा दी थी हाई ऑक्टेन की कीमत, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, वो तो अब कोई डलवा ही नहीं सकता गाड़ी में। तो जो आम पेट्रोल है उसकी कीमत 458 रुपये और जो डीज़ल है उसकी कीमत 520 रुपये इन्होंने कर दी है। वजह बता रहे हैं जी, जंग चल रही है खित्ते में, उसकी वजह से हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपये वाला जो फ़ी लीटर पेट्रोल था वो आज 458 रुपये का है और जो डीज़ल 146 रुपये का था वो आज 520 रुपये का है। जो तीनों ममालिक जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक को देख लेते हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अफ़गानिस्तान को ले लें, ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, एथोपिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। मैंने इन सारे ममालिक की लिस्टें निकाली हैं और बहुत सारे ममालिक की, दर्जनों ममालिक। ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते और जहाँ पे आमदन के ज़राए पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़े ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही हैं। इन सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। तो जंग क्या खाली पाकिस्तान के लिए लग गई है? इंडिया भी इसी खित्ते में पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, वहाँ भी पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। ये साथ आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे जैसी हालात है, वहाँ ज़मीन में पेट्रोल तो नहीं निकलता ना, बल्कि पेट्रोल को वहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है जिसको कोई समंदर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान को भी समंदर नहीं लगता, मंगोलिया, वियतनाम, हर जगह पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है। हालांकि हमारे लिए तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है, पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने नॉर्मली तो इसहाक डार झूठ ही बोलता है, कलमा पढ़ के भी झूठ बोलता है, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलता है। इसहाक डार जैसे आदमी ने भी कह दिया कि हमारे लिए तो 20 टैंकर्स ईरान ने छोड़ दिए हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजार सकते हैं। हमारे साथ तो ईरान ने मुआहदा कर दिया कि हम यहाँ से तेल निकाल सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। फिर हमें सऊदी अरब भी सस्ता तेल देता है, ईरान भी सस्ता तेल देता है, हम रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब तेल आ भी रहा है और सस्ता मिल रहा है तो पाकिस्तान में ये हैरान कुन इजाफा तेल की कीमतों में क्यों हो रहा है? हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे ना, हमारी तो किसी के साथ जंग नहीं चल रही। हम तो शौकिया अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर फिदाई हमले कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को यहाँ पे इस खित्ते में पाँव जमाने हैं आने वाली सर जंग के लिए। तो हमने बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देना है और पाकिस्तान के बीच में से रास्ता देना है ताकि अमेरिकन कंटेनर जैसे माजी में नेटो सप्लाई जाती थी वैसे ही अमेरिका की सप्लाई जाया करे। हमने तो ये करना है सिर्फ। तो इस वक्त पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ऐसा मुल्क है जहाँ की आवाम को मार पड़ी है, और मारा किसी बाहर से नहीं, हुकूमत ने मारा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा सहूलतकारी भी मिली है ईरान की जानिब से। आपने हुर्मुज़ में इनके तेल के इनके कंटेनर गुजरते हैं, इनको कोई नहीं रोकते, इनके झंडे लगे हुए गुजरते रहते हैं। ट्रंप ने गवाही दी है, सागडार ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की कमर क्यों तोड़ी गई ये मैं आपको अब बताता हूँ। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर तक कारोबारी ज़िंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अय्याशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनकी हरकतें हैं बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफ़ायतशारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी है, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफिले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं। कैसे फ्रॉडिया एलीट है पाकिस्तान के जर्नैलों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। अब ये क्योंकि इकॉनमी चल नहीं रही, मईशत का पहिया तो चल ही नहीं रहा, ना सरमायाकारी आ रही है, ना कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है, ना रियल स्टेट का बिजनेस हो रहा है, वो कारोबार हो नहीं रहा पाकिस्तान में। जब कारोबार नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, यानी कारोबार ज़िंदगी चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। अब अगर कारोबार ज़िंदगी बंद हो गया हुकूमत की घटिया कारकर्दगी की वजह से और आवाम के अदम एतमाद की वजह से, तो 3 तरीके बचते हैं फिर। नंबर 1, कर्जे लो, इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो, और ये इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए पिछले। इतने कर्जे लिए इन्होंने, सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अरदियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ
इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे ही याद रखेंगे लोग। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो खसारा हो रहा है पाकिस्तान को, उसका पूरा करने के लिए 3 चीज़ें। नंबर एक कि ये सबसे पहले कर्जा लेते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे ये ले रहे हैं। नंबर 2, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर एकदम टैक्सों की भरमार करते हैं, यानी जो काबू आ गया ना, नेट के अंदर आ गया, उसको रगड़ा दे देते हैं, गरीब आदमी को नचोड़ देते हैं, ये मिडिल क्लास को तबाह कर देते हैं। दूसरा, नंबर 3, वो चीज़ें जिनको लोग इस्तेमाल करने से रुक नहीं सकते, उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। एलपीजी लोगों को लेनी पड़ेगी, पेट्रोल लोगों को खरीदना होगा, गाड़ी नहीं चलती उसके बगैर, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। अभी किसानों को बहुत ज़्यादा डीजल चाहिए होगा, 520 रुपये लीटर है यार, उनकी आगे गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं, मशीनें लगनी है वहाँ पे, बहुत काम होना है, तो कहाँ से लाएंगे वो इतना पैसा? फिर गंदम की कीमत भी आप उनको नहीं देते ना दिलवाते, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें बढ़ाते हैं क्योंकि लोगों ने इनको इस्तेमाल करना होता है इन चीज़ों को। अब होगा पता है क्या, अल्टीमेटली लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कम कर देंगे, फिर हुकूमत क्या करेगी? ये अल्टीमेटली ये हुकूमत खुदा ना कहता डिफॉल्ट की तरफ चली जाएगी, जिस तरह की ये घटिया हरकतें पाकिस्तान के अंदर कर रही है। और इनका 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो एफबीआर का है, वो टैक्स इकट्ठे नहीं कर पा रहा, कारोबार नहीं चल रहा, तो टैक्स कहाँ से इकट्ठे करेगा? ये उसको पूरा करने के लिए आईएमएफ ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया था, इन्होंने पूरा कर दिया। आईएमएफ के जो रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो खुद मुकर्रर करता है, वो बताता है कितना पैसा आपने मुल्क से निचोड़ के इकट्ठा करना है और कहाँ से कैसे कैसे इकट्ठा करना है, वो भी वो बताता है। इसको कहते हैं मुल्क को गिरवी रखना। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं था, जो अब हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले नहीं होता था, लेकिन अब वही हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल महंगा करने के साथ ही हुकूमत ने अपनी जो फ्रेंडली अपोजिशन है उसको भी लॉन्च कर दिया है, यानी फौरी तौर पे जमात इस्लामी, फजलुर रहमान वगैरह इनको एक्टिवेट कर दिया कि तुम लोग ना फ्रेंडली किस्म का एहतजाज कर दो, मम्मी डैडी किस्म का, हल्की आंच के ऊपर आप एहतजाज करें ताकि हकीकी अवामी एहतजाज हो ही ना सके। तरीका होता है ना, ये वारदात का एक तरीका है कि अपने बंदों के जरिए से ये एहतजाज करवा दो, इससे पहले कि अवाम निकल आए। अगर अवाम निकल आई तो अवाम तो मारेगी इनको, डंडे इनको पकड़ेगी गिच्ची से आके कि बंदे के पुत्र बनो, तुम झूठ क्या बोल बोल के तुम हुकूमतों में आकर बैठ गए हो और इक्तदार पे तुमने कब्जा कर लिया है। अब 2 जवाब अवाम तो करेगी इनके साथ ये। तो ये करते क्या है कि अपनी मर्जी के बंदे, अपनी मर्जी की पार्टियां उन्हें कहते हैं आओ जी, चाबी देते हैं उनको, वो आके बेचारे एहतजाज करते हैं और उसके नतीजे में अवाम को लगता है एहतजाज तो हो रहा है, हमारी आवाज़ तो उठाई जा रही है, और फिर ये फ्रेंडली अपोजिशन के साथ अपना मैच खेल लेते हैं। उसके लिए जमात इस्लामी को मैं देख रहा था, थोड़ा फजलुर रहमान साहब की पार्टी देख रहा था, ये दोबारा से रीलॉन्च हुए हैं। नाज़रीन, आसिम मुनीर ने, जनरल बाजुआ ने, जनरल नदीम अंजुम ने, इन लोगों ने इस दावे के साथ ये सारी टीम लाकर बिठाई थी कि ये लोग पाकिस्तान को बेहतर चलाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। फिर ये इन्होंने अपने बंदे भी लाके इंजेक्ट किए, यानी वजीर दाखिला भी इनका है, वजीर खजाना भी इनका है, अपने बंदे भी लेकर आए, खुद भी बैठे हुए हैं SIFC समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हर महकमे के अंदर कोई ना कोई रिटायर्ड जनरल अपना बिठाया हुआ है। तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इनके वादे पूरे नहीं हो रहे, इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। देखें ना, ये हुकूमत इतनी बेशर्म है, डिटाई के साथ एक दूसरे को शाबाश दे रही है कि ना कमाल कर दिया आपने, इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते थे, क्यों भाईजान 5000 रुपये का करना लीटर पेट्रोल, नहीं जी आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते थे, शुक्र है आपने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ा जितना आपने बढ़ा दिया पकड़ के। वो 458 रुपये का 520 रुपये का लीटर, फॉर गॉड सेक यार, आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ। हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ, अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गर्क कर देंगे हमारा। अभी तो हमारी जंग नहीं हो रही, और जिनकी जंग हो रही है वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा इन चीज़ों का, वो अपना अशियाई खुर्दोनोश भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है। इमरान खान साहब के दौर के साथ जरा मवाजना करते हैं, और याद रखिएगा उन तमाम टाउट्स को जो मौजूदा रजीम को डिफेंड करते हैं, जो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफें करते हैं, वो सारे इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो दहशतगर्दी है, सरमायाकारी ख़त्म हो गई, मईशत तबाह हो गई, ह्यूमन राइट्स की बेशुमार वायलेशंस हो गई, ये जो महंगाई है, ये सारे टाउट्स बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार हैं, जो रोज़ाना कॉलम लिख लिख के, रोज़ाना बयान दे दे के, रोज़ाना वीलॉग कर करके बताते हैं नहीं जिन्हें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, क्या ज़बरदस्त शानदार कामयाबियां मिल रही हैं, झंडे गाड़ दिए, ये गाड़ दिए झंडे उन्होंने। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तेल महंगा हुआ था, लेकिन कितना, 150 रुपये लीटर पेट्रोल और 146 रुपये लीटर डीजल। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इमरान खान साहब के दौर में आलमी मंडी में तेल बहुत महंगा हो गया था। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, आज भी आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। आज जंग के बावजूद आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगा था। वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा। वो उतना महंगा पेट्रोल खरीद के इमरान खान जो है वो 150 रुपए का लीटर बेच रहा था, और ये उससे सस्ता खरीद के आज 500 रुपए का लीटर तक लेकर चले गए हैं। 520 रुपए लीटर डीजल ये बेच रहे हैं जो वो 146 रुपए लीटर बेच रहा था। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम आके ठीक कर रहेंगे,
हमने जनाब मईशत संभाल ली है, हमने आम आदमी को पकड़ लिया, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो नए से नए कपड़े पहन के पूरी दुनिया के टूर लगा रहा है जिसने कपड़े बेचने थे। वो दूसरी जो कहती थी मेरे अब्बा ने दिल पे पत्थर रख लिया है, वो अब्बा दिखाई नहीं देता कहीं पे, अब किधर गया। वो कहती जी मेरा दिल अवाम के लिए धड़कता है, वो जनाब उसका दिल तैयारे के अंदर धड़क रहा है, जनाब तैयारा के इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उसकी लोकेशन छुपा रहे हैं। यहाँ से आप अंदाजा करें। इमरान खान ने कहा था मेरे पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। ये मामला उधर ही जा रहा है। वो तो बर्दाश्त कर रहा है ना कौम के लिए, अपने लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी तबीयत से मजबूर है कि वो हार मानता नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है। वो लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। लेकिन उसने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर दूंगा, आपसे नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों को उसके साथ पूरी ताकत से उस वक्त खड़े होना चाहिए था जब वो ये बात बता रहा था। हम रूस से ले सकते थे तेल, हमने नहीं लिया। इमरान खान इसी रास्ते पे चल रहा था ना जिससे जर्नैलों को जो है वो मुसीबत पड़ गई थी। फिर अमेरिका से सिफारिशें करवा के वहां से साइफर आ गया और इमरान खान को निकाल के बाहर कर दिया। अभी रशिया ने एक दूसरा बहरी जहाज भी भिजवाया है क्यूबा में। पहले एक भिजवाया था, अब दूसरा भी भिजवाया। ये 8-10 दिन का तेल अब उनके पास है। वो कहते हैं जी हम और भी भेज रहे हैं। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका क्यूबा को कमज़ोर करना चाहता है, रूस उसकी मदद कर रहा है। और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अब एक ईरानी टूल बूथ कायम हो चुका है जहाज रानी की ज़ुबान में। जो जहाज़ वहाँ पे आते हैं उन्हें अपने आप को किसी ना किसी मुल्क के साथ एफिलिएट करना पड़ता है, किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ईरान के साथ बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, और फिर उस मुल्क का झंडा लगाकर मामलात को तय करके जहाज़ वहाँ से जाते हैं। वो फ़ी बैरल $1 ले रहे हैं। यानी अगर कोई 7 लाख बैरल का जहाज़ जा रहा है तो $7 लाख वो देकर जाएगा। अब ये करेंसी या तो वो लेते हैं चाइनीज़ करेंसी में, युआन में, या वो लेते हैं क्रिप्टो में पेमेंट। और एक ईरानी कश्ती होती है जो स्क्वाड करके छोड़ कर आती है। ये वो तरीक़ाकार है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बहुत तेज़ी से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया। यानी वो पुलों को तबाह किया। 3 बहुत बड़े पुल ईरान में तबाह किए। उसके बदले में ईरान ने कहा जी हम भी पुल तबाह करेंगे। ये मेरे पास डाटा है, जो पुल उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आलमी मीडिया पे भी आ गई है। कुवैत के अंदर एक पुल है, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक किंग फहद काजवे है, उसको कहते हैं तबाह करेंगे। अबू धाबी के अंदर 3 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। फिर उर्दन के अंदर 2 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। तो ये पुल तबाह करने से पहले बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि शहरी इन पुलों पर ना जाएँ, क्योंकि अब ईरान के पुल तबाह हो गए हैं तो इसके बदले में अब इन ममालिक के पुल भी तबाह किए जाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ और अहदाफ हैं जो ईरान ने बताया कि यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं। अबू धाबी में एक स्टील मिल है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई ना जाए। अब बहरीन में अमरीकी एलुमिनियम की सनतें हैं, जो स्टील मिल है अबू धाबी में वो भी अमेरिका की है। राफेल असला साजी की सनतें इसराइल के अंदर, उनको भी वो कह रहे हैं हम तबाह करने लगे हैं। मनामा के करीब अमरीकी फौजी ठिकाना है। एक और बिन गोरियान एयर बेसिस हैं, यहाँ पर अटैक करेंगे वो। तिल अल-बैब में, हीफा में, एलात में, नकब में और दीगर जगहों पे को फौजी मराकज़ हैं। वो सारी उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ईरान ने कि हम यहाँ पे अब हमले करने वाले हैं। जितने भी आम शहरी हैं वो इन इलाकों से अपने आप को दूर रखें, यहाँ पे कोई किसी ज़रूरी काम से भी ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान अटैक करेगा और फिर होने वाला नुकसान जो है उसकी जिम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। अमेरिका लगातार ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस उम्मीद पर तबाह कर रहा है कि एक दिन ईरान की कमर झुक जाएगी और ईरान कहेगा जी बैठे हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जीत का तासुर चाहिए, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि ईरानी मरते भी जाएंगे ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं उसकी आपको एक वजह समझाता हूँ, अगर इसको टेक्निकली आप समझें। एक खबर है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालीबाफ। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट तो बड़ा लंबा है। उन्होंने बताया कैसे वो अपनी जवानी में बंदूक लेकर निकले अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। उनका भाई शहीद हो गया, उनके बहुत सारे दोस्त शहीद हो गए। उन्होंने अपना वो दुख बताया, वो तकलीफ बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। हम दुश्मन से लड़ते हैं अपनी मट्टी के लिए, और हम ऐसे ही हैं हमेशा से, और हज़ारों साल की उनकी तारीख है। तो उन्होंने बताया कि अब तक जो, बल्कि मैं आपको ना वो 1-2 जुमले हैं उनके जिसके अंदर सारी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा मेरी बात गौर से सुने, जब मैं 18 साल का था मैं अपनी राइफल उठाई और अपने प्यारे नाकाबिले तस्खीर ईरान की मट्टी के दफ़ा के लिए सीधा मैदान जंग में कूद पड़ा। वो वाहिद घर जिसे मैंने हमेशा जाना है। मेरे अपने भाई हसन ने इस वतन की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। वो कभी भी घर वापस नहीं आया। आज तक मेरा दिल तड़पता है कि काश मैं उसे एक बार फिर सीने से लगा सकता। इस तरह का दर्द इंसान को कभी नहीं छोड़ता। वो अकेला नहीं था, मेरे और बहुत सारे भाई थे जो खून के रिश्ते में तो नहीं थे, लेकिन एक ख़ानदान की तरह थे। वो लोग जो शेरों की तरह लड़े और हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गए। लेकिन हम यही तो कहते हैं कि हम अपनी पसंदीदा सरजमीन के लिए अपना सब कुछ, जो कुछ हमारे पास है, कुर्बान कर देते हैं। हमने ईरान के लिए अपनी जवानी, अपना खून और अपना हर आने वाला कल निछावर कर दिया। हम जंग पसंद नहीं है, लेकिन जब अपने वतन के दिफा का वक्त आता है तो हम में से हर एक सिपाही बन जाता है, अपनी कौम के दिफा में खड़े होने के लिए अपनी आमादगी का ऐलान करता है। मैं आपको एक सच्ची और दिल से निकली हुई बात बताता हूँ। ईरानी सिर्फ अपने मुल्क की दिफा के लिए बातें नहीं करते, हम इसके लिए अपना खून बहाते हैं।
हमने पहले भी ऐसा किया है और हमसे दोबारा जब भी उम्मीद होगी हम ऐसा ही करेंगे। अगर आप हमारे घर पर हमला करने आएंगे तो आपका सामना पूरे ख़ानदान से होगा। हम पूरी तरह तैयार, मुसल्ला और सर उठाकर खड़े हैं। मुकाबला हमसे, आप मुकाबला करके देख लें। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 70 लाख ईरानी जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ गए हैं। यानी इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के आगाज़ के लिए 70 लाख ईरानियों ने फ़ौजी खिदमात के लिए रज़ाकाराना तौर पर खुद को जंग के लिए पेश कर दिया। मैंने को बताया थोड़े दिन पहले ये 10 लाख थे। अब एक हफ़्ता गुजरा है, एक हफ़्ते के अंदर जो है वो अब तक जिनकी तादाद हो गई है वो 70 लाख हो गई है वॉलंटियर्स। हम जंग लड़ना चाहते हैं। मुझे बताएं 70 लाख की फ़ौज के साथ कौन लड़ेगा? ये पूरा मुल्क ही लड़ने के लिए आ जाएगा। तो अमेरिका ने ना एक मुसीबत पाल ली है। इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसके ऊपर डायलॉग किया जाए और डायलॉग करने के लिए ईरान को उन ममालिक के साथ छोड़ा जाए जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। जंगबंदी की जाए गैर मशरूत तौर पे, फौरी तौर पे। तमाम स्टेक होल्डर्स रुक जाएं, हमले बंद कर दिए जाएं और फिर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ईरान के साथ बातचीत करने के लिए एक टीम बनाई जाए आलमी सतह की, और उन ममालिक की जिन पर वो एतबार कर सकता है, जैसे कि स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस का किरदार भी इतना बुरा नहीं रहा, जापान बात कर सकता है, चाइना रशिया बात कर सकते हैं। फिर मुसलमान मुल्कों को अगर आप देखें तो तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र, हत्ता कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है ओमान, कतर भी। तो ये एक सऊदी अरब का लीडिंग रोल होता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ क्योंकि ईरान ने बहुत उनकी सरजमीन से अटैक आए भी हैं ईरान पे और ईरान की जानिब से वापस भी गए हैं, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मामला ऐसे हल हो सकता है, और अगर ताकत से करते जाएंगे तो ये आखिरी ईरानी भी आ जाएंगे ना, तो वो लड़ते ही रहेंगे आपके साथ, जो मुझे उनकी समझ है। जैसे अफगानी हैं इसी तरह ये ईरानी भी हैं और ये लड़ेंगे। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।